नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। मैं अभिषेक हूँ। दोस्तों, साल का अंत हो रहा है। जी हाँ, 2024 ख़त्म होने वाला है और ये वही समय है जब हम बात करेंगे मेरी फेवरेट बुक्स की, जैसा कि मैं हर साल के एंड में करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरे को सबसे अच्छा लगता है क्योंकि एक ही वीडियो में आप बहुत सी बुक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो बनाना सबसे मुश्किल वीडियो होता है, क्योंकि एक साल में इतनी किताबें पढ़ने के बाद ये चुनाव कर पाना कि कौन सी बेस्ट थी कौन सी नहीं थी, किसको इस साल की बेस्ट लिस्ट में रखा जाए, किसको हटाया जाए, ये चुनाव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें ये सोचने में ही, लिस्ट बनाने में ही मेरे को काफ़ी समय लगता है कि किसको रखा जाए किसको हटाया जाए। और इसके साथ साथ कई बार बुक्स आप पढ़ चुके होते हैं तो आपको नहीं याद रहता। यदि आपने समझिए कोई साल के शुरू में किताब पढ़ी, आपको नहीं याद रहता है कि उसमें एग्जैक्टली क्या था, किस तरह से मैं प्रस्तुत करूँगा। बट बहरहाल, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज़, ये वीडियो निजी तौर पर मुझे बनाना बहुत ही पसंद है। मैं हमेशा से ही लुक फॉरवर्ड करता हूँ इस वीडियो को, और मुझे उम्मीद है इस साल की जो मैंने 11 किताबें, जी हाँ 11 अपनी सबसे बेस्ट किताबें 2024 की मैं आपको बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो किताबें और मेरा ये वीडियो ओवरऑल पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मेरी फेवरेट बुक्स 2024 की। दोस्तों, पहली बुक है वो है कैमोफ्लाज फॉरगॉटन स्टोरीज फ्रॉम द बैटलफील्ड में प्रबल दास गुप्ता। जी, प्रबल दास गुप्ता के नाम से आप वाकिफ़ होंगे। वो 2 बुक्स लिख चुके हैं और मेरे को कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये भी बताया था कि उन्होंने प्रबल को मेरे चैनल के थ्रू डिस्कवर करा और वो भी उनकी बुक्स के फ़ैन हैं। जी हाँ, प्रबल एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं और इस वक्त वो अपना बिजनेस चलाते हैं। प्रबल ने एक किताब लिखी थी पहले 1967 के इंडिया और चाइना की बैटल पर, और उसके बाद उनकी लेटेस्ट बुक आई थी वो इस साल के शुरू में आई थी। तो दोस्तों, ये बुक है मिलिट्री हिस्ट्री पर। ये बुक है मिलिट्री हिस्ट्री के कुछ अनछुई कहानियों पर, अनछुए पहलुओं पर। मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में जब भी बात करते हैं हम यही सोचते हैं कि ये लड़ाइयों की बातें होंगी, युद्ध की बात होगी कि उसने किस टेरिटरी को जीता, कौन कितने सैनिक शहीद हुए और कितनी तबाही हुई। लेकिन प्रबल बहुत सी ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिनके बारे में मुझे यकीन है आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और वॉर में वो सिर्फ वॉर ही नहीं बल्कि बहुत कुछ कवर करते हैं। वो सोल्जर्स के सबके ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। वो देखते हैं कि एक सोल्जर की लाइफ में बियॉन्ड वॉर भी क्या क्या होता है, क्या उनकी पर्सनल लाइफ होती है, क्या उनके रिलेशंस होते हैं। वो बहुत कुछ कवर करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से। तो दोस्तों, इस बुक में है लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना मिलिट्री इतिहास। यहाँ सिंस 1914 जब पहला विश्व युद्ध हुआ था और हमारे भारत के कई जवान जो हैं उस युद्ध में पार्टिसिपेट करे थे ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, तब से वो शुरू करके लगभग 2008 में जो मुंबई पर अटैक हुआ और क्या रोल रहा हमारी भारतीय सेना का, उसमें वो उन सारे एस्पेक्ट्स को, उन अनछुई कहानियों को कवर करते हैं। उसमें एक व्यक्ति जो एक वॉर में 1962 की वॉर में कहीं वो लापता हो जाते हैं, लेकिन वो वापस आते हैं और आगे के ओलंपिक्स में युवा ने गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। एक बालक छिवांग रिंचिन जो 17 साल की उम्र से ही आप कह सकते हैं भारतीय सेना के साथ में सम्मिलित होकर वो देश की रक्षा करते हैं और फ्रॉम 1948 टिल 1971 हर वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं और अनडिफिटेड रहते हैं। तो 100 साल से शुरू हुआ सफ़र, तब के लोगों की मानसिकता कैसी थी, तब कैसी थी वो दुनिया जब भारतीय सिपाही लड़ रहे थे ब्रिटिश के लिए। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति जो बहुत से अपनी लाइफ के अटैम्प्ट्स पे बचे, मतलब मरने से वो बचे, और ही एंडेड अप बिकमिंग इवन अ डिप्लोमेट। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा कई फोरम्स पर। 26/11 की कहानी देखेंगे, क्या क्या इंटेलिजेंस की भूल हुई और कैसे एक नाम की गलती से एक और घर में एक जो शहीद हुए थे वो नहीं हुए थे, नाम की गलती से एक और घर में कैसा मातम का माहौल छा गया। इसके साथ साथ एक कहानी जो एक मिलिटेंट को छोड़ दिया गया था क्योंकि मिलिटेंट ने वादा किया था कि वो सुधरेगा, और हाँ वास्तव में हमने देखा कि फॉर्म मिलिटेंट बना। तो जैसा मैंने कहा, प्रबल बहुत डीप डाउन जाते हैं हिस्ट्री में और वो एक मिलिट्री हिस्ट्री में भी इतना कुछ आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं और मेरे विचार में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो यदि आप इसको मिलिट्री स्टोरीज़ के तौर पर ना भी देखें, अगर आप अच्छी कहानियाँ, रियल लाइफ कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। और ये बुक आपको बताती है कि मिलिट्री हिस्ट्री जानना वास्तव में देश के लिए कितना ज़रूरी है, देशवासियों के लिए कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रबल इस बात को भी साबित करते हैं कि मिलिट्री हिस्ट्री, वॉर हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है यदि उसको सही से लिखा जाए। तो हर एंगल से मैं कहूँगा ये मेरी सबसे फेवरेट बुक्स में से रही है। और ये वो किताब है जो मैंने पढ़ने के बाद तुरंत फैसला किया था कि ये बुक डेफिनेटली मेरी इस साल की बेस्ट बुक्स में से जाएगी। दोस्तों, दूसरी बुक है अनदर सॉर्ड ऑफ फ्रीडम बाय गुरचरण दास जी। गुरचरण दास जी के नाम से आप बहुत लोग वाकिफ होंगे। फॉर्मर CEO ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, कॉलमनिस्ट,
और काफ़ी समय से, काफ़ी डेकेड से वो लिख रहे हैं। बुक से साथ साथ काफ़ी न्यूज़पेपर के उनके कॉलम्स आते हैं। दोस्तों ने बुक लिखी थी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के हिसाब से, इंडिया अनबाउंड जो उनकी पहली बुक आई थी। उन्होंने कामा द रिडल ऑफ डिज़ायर लिखी और ये उस सीरीज़ को ख़त्म करते हुए इन्होंने लास्ट बुक लिखी कि अनदर सॉर्ट ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों ये उनकी एक मेमोआर है, एक तरह से आप ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, बट उन्होंने अपने जीवन के बहुत से पहलुओं को इस बुक में दिखाया है। आप उनके बचपन से लेकर उनके लेटेस्ट आज तक के पॉलिटिकल सिनेरियो पर उन्होंने अपने यादों को ताज़ा करा है इस बुक के साथ। तो बचपन से लेकर अपने यंग एज तक, जब वो अमेरिका पढ़ने गए थे, उसके बाद कैसे उनका रुझान फिलॉसफी की तरफ बढ़ा और कैसे वो रुझान जब बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि उनको अगर एक इनकम कमानी है तो उनको क्या फिलॉसफिकल बेंट ऑफ माइंड में रहना चाहिए या उनको किसी एक प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब में आना चाहिए, और फिर उनका कॉर्पोरेट जॉब का सफ़र शुरू होता है। उस सफ़र को वो उन्होंने कैसे करा और उसके साथ एक जॉब में शुरुआत करते हुए कैसे ही एंडेड अप बिकमिंग अ सीईओ, और उसके बाद कैसे उन्होंने वो फैसला लिया एक दिन की, उन्हें एक बहुत हाई पोजीशन होते हुए भी कि अब बहुत हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और वो ही मूव बैक टू इंडिया और उन्होंने अपना लेखक के तौर पर अपना करियर शुरू करा, जिसमें भी वो एक बहुत ही सफल लेखक के तौर पर आए। तो आप देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो एक बहुत वेल नोन पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, एक बहुत कामयाब पर्सन है, कैसे उनकी लाइफ रही, उन्होंने किस एंगल से देखा, और स्पेशली इस बुक में आपको पता चलता है कैसे एक व्यक्ति जिसने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है अपने जीवन के इस पड़ाव पर, अब वो 80+ हैं, वो ज़िंदगी को देखते हैं, समझते हैं, और किस तरह से वो इवन आने वाले समय को देखते हैं। वो इस सच्चाई से अवगत हैं कि हर वक्त इस दुनिया में नहीं रहेंगे, एक न एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। वो कैसे इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। इसके साथ साथ वो आज के पॉलिटिकल जर्नी पर, हालांकि वो खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, वो किस तरह से इस पॉलिटिकल जर्नी, पॉलिटिकल लैंडस्केप के इंडिया को देखते आए हैं, कैसे उनकी उम्मीदें रहीं वेरियस गवर्नमेंट से, जैसे कि वो हमेशा से ही प्रो मार्केट रहे हैं, तो कैसे इंडियन इकॉनमी प्रो मार्केट हुई, उन्होंने उस एस्पेक्ट को देखा, किस तरह से उसके सक्सेसेस रहे, फेलियर्स रहे। तो बहुत कुछ उन्होंने इस बुक में कैप्चर करा है, और उनके लेखनी से मैं वाकिफ़ हूँ। मैंने उनकी लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं उनकी लेखनी का फ़ैन हूँ, और मुझे ये उनका मेमोआर बहुत ही पसंद आया, और ये एक सेकेंड बुक है इस साल की जो मेरी सबसे फेवरेट बुक्स में से है। दोस्तों तीसरी बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म बाय मेजर जनरल जी.डी. बख्शी। जी हाँ, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी एक जाने पहचाने नाम है। वो टीवी पर अक्सर उनके व्यूज़ के लिए उनको बुलाया जाता है। लगभग 47 बुक्स और ढेरों रिसर्च आर्टिकल्स लिख चुकने वाले जी.डी. बख्शी जी इस बार आए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पे। तो दोस्तों मेरे विचार में हिंदुइज्म इतना, अगर मैं हिंदुइज्म को एक सब्जेक्ट बोलूँ तो एक बहुत वास्ट, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और एक बुक में उसके पूरे इतिहास को, उसके एस्पेक्ट्स को बता पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो मेजर जनरल बख्शी ने बखूबी किया है, उन्होंने बताया है कि क्या है हिंदुइज्म का इतिहास, क्या है हिंदुइज्म की एसेंस, क्या है हिंदुइज्म के मायने। जब हम बात करते हैं सरस्वती घाटी सिविलाइजेशन की, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि एविडेंस है जिससे आप ये जानते हैं कि हिंदुइज्म का जो संबंध है वो सरस्वती वैली सिविलाइजेशन से है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको आप पहले की सिविलाइजेशन कहेंगे। उसके बाद वो बताते हैं किस तरह से हिंदुइज्म एज अ थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, ओवर सेंचुरीज चला, कैसे कैसे स्कूल्स ऑफ थॉट हिंदुइज्म में आए, किस तरह से हिंदुइज्म जो है इवॉल्व होता रहा, हिंदुइज्म में क्या दिक्कतें आई, क्या अड़चनें आई, और कैसे कैसे, क्योंकि हिंदुइज्म एक क्लोज रिलीजन नहीं है, वो एक बुक, एक प्रॉफिट, एक भगवान को नहीं मानता, तो कैसे कैसे हिंदुइज्म टाइम के साथ चेंज होता गया। इसके साथ साथ वो जिक्र करते हैं जाति व्यवस्था का भी। जी हाँ, और वो हालांकि जाति के नाम पर होने वाली हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन को कहीं से भी एग्री नहीं करते, लेकिन उन्हें बताते हैं कि जो जाति जिसको हम कहते हैं वो हिंदुइज्म का मूल तत्व नहीं है। हिंदुइज्म समाज को देखता है वर्ण के हिसाब से, और वर्ण और जाति एकदम अलग चीज़ें हैं। जाति एक मोर वेस्टर्नाइज्ड कंस्ट्रक्ट है, वो हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। हिंदुइज्म का पार्ट वर्ण व्यवस्था, और किस तरह से वर्ण व्यवस्था ऑन इट्स ओन वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। इसके साथ साथ तो बताते हैं कि हिंदुइज्म की एक और एसेंस है, वो है कि ये फॉरेस्ट स्पेस सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों इस तरह से हिंदुइज्म के ना सिर्फ इतिहास को कवर करते हैं, हिंदुइज्म के प्रेजेंट को और हिंदुइज्म के फ्यूचर के बारे में भी आपको बताते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक किताब में हालांकि हिंदुइज्म को समझा पाना बहुत मुश्किल है, बट मेरे विचार में मेजर जनरल बख्शी ने ये काम बहुत ही खूबसूरती से करा है। तो यदि आप हिंदुइज्म में दिलचस्पी रखते हैं तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगली बुक है एंगर मैनेजमेंट बाय एम्बेसडर अजय बिसारिया। जी एम्बेसडर बिसारिया पाकिस्तान के ही हाई कमिश्नर थे, और उनको निष्कासित किया गया था क्योंकि भारत ने धारा 370 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उसको हटा दिया था।
तो दोस्तों अजय बिसारिया जी आपके सामने लाते हैं एक्सपीरियंस एक डिप्लोमेट का, और वो बताते हैं कि किस तरह डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत और पाकिस्तान के संबंध रहे हैं सिंस 1947। यहाँ पे मैं एक बात के लिए एम्बेसडर बिसारिया की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने, वो ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस डेप्थ में जाके स्टडी करी है, जिस तरह से बुक लिखी है, ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन का काम नहीं है। तो हिस्ट्री को रखते हुए उन्होंने एक डिप्लोमेट के एंगल से चीज़ों को देखा है। वो बताते हैं कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद समय समय पर दोनों देशों के बीच वार्ताएं होती रही, संबंधों को सुधारने की काफ़ी समय कोशिश रही। ऑन द होल आप कह सकते हैं कि नतीजे हमेशा बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन वो देखते हैं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर ये वार्ताएं चलती रहीं। उसके साथ साथ बताते हैं कैसे कैसे अलग अलग इवेंट्स ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को शेपअप किया, किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ की बहुत बार जो टेंडेंसी रही इंटरवीन करने की दूसरी कंट्रीज़ के मामलों में, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के, किस तरह से उसने शेपअप करा। पाकिस्तान में कई अपहीवल्स रहे, मिलिट्री रूल रहा, तो कैसे कैसे ये सारे एस्पेक्ट्स जो है हमारे संबंधों को दिखाते गए, हमारे संबंधों को बनाते गए और बिगाड़ते गए। उसके साथ साथ वो बताते हैं, उस समय का भी बताते हैं कि जब धारा 370 हटाई गई थी और जब अभिनंदन वार्तक को पाकिस्तान ने छोड़ा था, तो भारत में डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे उसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो उस टाइम खुद एक डिप्लोमेट के तौर पर इस्लामाबाद में थे। इसके साथ साथ वो बताते हैं डिप्लोमेट के जीवन के बारे में कि उसके करियर में भी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अक्सर हम एक IFS ऑफिसर डिप्लोमेट के करियर को एक बहुत ही सुहावना सा, बहुत ग्लैमरस सा करियर मानते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस एक डिप्लोमेट के करियर में भी, और कुछ जो निजी तौर पर उन्होंने खुद देखे। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के इतिहास, भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बुक देखिए तो मैं कहूँगा एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और जैसा मैंने कहा कि एम्बेसडर बिसारिया ने अपना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा है, और मैंने निजी तौर पर इस बुक को बहुत ही पसंद करा। दोस्तों अगली बुक है ऑटोक्रेट्स पे एम्बेसडर राजीव डोगरा जी। एम्बेसडर डोगरा, मैं उनकी लेखनी का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनकी लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरा उनके साथ एक पॉडकास्ट भी रहा है, आपने मेरे चैनल पर देखा होगा। दोस्तों इस बुक में एम्बेसडर डोगरा बताते हैं अबाउट ऑटोक्रेट्स या तानाशाह या डिक्टेटर्स, जो भी आप कहना चाहें। आजकल जिस तरह से हम देखते हैं कि विश्व में ऐसा कहा जा रहा है कि कई देशों में ऑटोक्रेटिक पावर्स या एक डिक्टेटरशिप का चलन फिर से बढ़ रहा है, कई देशों में ऑटोक्रेटिक पावर्स ही जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले एम्बेसडर डोगरा को बताते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। वो बताते हैं किस तरह से ऑटोक्रेसी या मोनार्की ही ज़्यादा समय तक जो है दुनिया के कई देशों में रही है, और डेमोक्रेसी रिलेटिवली एक न्यूअर फिनोमेना रहा है। वो बताते हैं किस तरह के ऑटोक्रेट्स रहे, कैसा उनका जनता के साथ बिहेवियर रहा, और अब इस समय में कैसे कैसे वो फॉर्म थोड़ा सा ऑटोक्रेसी का या तानाशाही का चेंज होता गया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस सब के बावजूद यहाँ ऑटोक्रेसी का एक खतरा है, और जो उसको वो पूर्ण रूप से ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप को सही नहीं मानते हैं, और वो इसको एक चैलेंज के तौर पर देखते हैं विश्व शांति के लिए। ओवरऑल आई थिंक उन्होंने ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप को बहुत डिटेल में स्टडी करा है और बहुत ढंग से आपको समझाया है कि क्या है ऑटोक्रेसी और कैसे इस समय में विश्व के लिए हमें किस तरह से ऑटोक्रेसी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से दुनिया जो शेपअप हो रही है उसमें ज़्यादा संभावना ये है कि उसको ऑटोक्रेट्स, कई बड़ी कंट्रीज में ऑटोक्रेट्स के रूल करने का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, और कई वे वो कहते हैं ऑलरेडी ही कई देश एक ऑटोक्रेट रजीम के अंडर ही जी रहे हैं। तो यदि आप, मैंने कहा, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस साल की मेरी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स में से रही। दोस्तों अगली बुक है इकोनॉमिक्स पे, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म बाय रुचित शर्मा जी। रुचित शर्मा एक काफ़ी प्रसिद्ध फंड मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, पब्लिक स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं, पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं, इस वक्त तो रॉकेफेलर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये बुक, जैसा कि नाम से जाहिर होता है, बताती है व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म। इसके जो वो आंसर देते हैं, जो उनकी बुक का मूल एक आइडिया है, मूल तत्व है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, वो ये बताते हैं कि एक वन ऑफ द रीजंस जो है वो कैपिटलिज्म की जो प्रॉब्लम वो ये कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो पूरे डेटा के साथ आपको समझाते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट का रोल बड़ा है और वो उसको सही नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट का रोल बड़ा है, और दूसरा एंगल है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट्स में रही है, बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट हुई है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ी है। तो उससे क्या हो रहा है कि
दुनिया भर में अगर आप देखें, स्पेशली अमेरिका में, जो ओवरऑल डेट है इकॉनमी में वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है, जो किसी भी देश के लिए एक अच्छा साइन नहीं हो सकते। इनफैक्ट पिछले कुछ दशकों में वो देखते हैं ड्यू टू एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो एक मुख्य फीचर रहा है इकॉनमीज़ का, वो रहा है कि ओवरऑल डेट बहुत ज़्यादा बढ़ी है इकॉनमी में। पैसा प्रोडक्टिव जगहों पर नहीं लगा है, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन शायद एसेट क्रिएशन पर उतना जोर नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल वो कहते हैं कैपिटलिज्म जिस तरह से चला है पिछले कुछ डेकेड से, उससे अमेरिका में और ओवरऑल वर्ल्ड में ही दिक्कतें बड़ी हैं, और वो इस चीज़ के फेवर में है कि गवर्नमेंट्स का रोल कम से कम होना चाहिए। एक तरफ गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, वो कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती है, वो हर चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, और जो उनके हिसाब से जो कैपिटलिज्म का जो मेन आइडिया था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और कंट्रीज़ के भी इकोनॉमिक मॉडल्स को स्टडी करा है, और उन्होंने देखा है कि कैपिटलिज्म रन किस तरह से किया जा रहा है कई कंट्रीज़ में, और क्या अमेरिका को ख़ासतौर पर उससे सीखना चाहिए। तो ये बुक थोड़ी मैं कहूँ काफ़ी यूएस सेंट्रिक है, बट बहरहाल आप किसी भी देश में हो, कैपिटलिज्म में क्या चैलेंजेस हैं और वर्ल्ड इकॉनमी के लिए क्या चैलेंजेस हैं, ये समझने के लिए मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन किताब है, और जो भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली बाय नीलेश कुलकर्णी। जी हाँ, बुक मैंने हाल ही में पढ़ी थी, और मेरे को नीलेश जी के साथ एक पॉडकास्ट करने का सौभाग्य भी मिला था, और अगेन मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स ऑफ दिस ईयर। दोस्तों, ये बुक है भारत की आज़ादी के बारे में, और जैसा मैंने कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर भारत कब आज़ाद हुआ तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच नहीं है। जैसा कि हमें इस बुक से पता चलता है, भारत का कुछ भाग ऐसा था जो ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था, वो पुर्तगालियों के रूल में था, और वो भाग बाद में आज़ाद हुआ था। तो उसमें से एक पार्ट था दादरा और नगर हवेली, और नीलेश जी इस बुक में बताते हैं कि कैसे दादरा नगर हवेली आज़ाद हुआ था, कौन थे वो स्वतंत्रता सेनानी जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से थे, और उन्होंने एक साथ मिलकर दादरा नगर हवेली को आज़ाद कराया। और ये वो समय था जब भारत की सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो, क्योंकि वो पोर्टुगीज़ रूल है, तो वो इस आज़ादी, इस जंग का समर्थन नहीं कर देंगे। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कैसे कुछ बहुत यंग लोगों ने, ज़्यादातर उसमें से यंग लोग थे, उन्होंने कुछ दिन के संघर्ष के बाद दादरा नगर हवेली को आज़ादी दिलवाई थी पोर्टुगीज़ रूल से। लेकिन इसके कई सालों बाद जाकर पोर्टुगीज़ ने माना था आधिकारिक तौर पर कि दादरा नगर हवेली आज़ाद है, और उसके कई साल बाद भारत में दादरा नगर हवेली का आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था। तो दोस्तों, बहुत से इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स इस बुक में पता चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर जी का भी, जी हाँ, दादरा नगर हवेली की लिबरेशन में एक रोल रहा था। ओवरऑल मैं कहूँगा बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई बुक एक आज़ादी के बहुत ही बड़े अनछुए पहलू से आपको अवगत कराती है। तो जो इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल एक मस्ट रीड बुक है। दोस्तों, टीपू सुल्तान द सागा माइसोस इंटररिग्नम बाय विक्रम संपत। जी हाँ, विक्रम संपत के बारे में आप सब जानते हैं। इस समय के मैं कहूँगा अगर भारत के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस की बात की जाए तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि विक्रम संपत का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा। मैंने उनकी 2-3 किताबों को छोड़कर बाकी सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं पर्सनल लेवल पर विक्रम की लेखनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस बुक में दोस्तों बताते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, एक ऐसी ऐतिहासिक फिगर जिसके नाम के साथ आप देखेंगे कि कंट्रोवर्सी जुड़ी रही। लेकिन विक्रम अपनी इन-डेप्थ स्टडी के थ्रू बताते हैं कि क्या थे टीपू सुल्तान, कैसा उनका शासन था। तो दोस्तों, इस बुक से पढ़कर आपको सबसे पहली बात ये समझ आएगी कि टीपू सुल्तान को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले उनके पिता को, उनके शासन को, आपको समझना पड़ेगा मराठों को, आपको समझना पड़ेगा फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच जो स्ट्रगल चल रहा था कैसे, क्योंकि इन सब इवेंट्स ने टीपू सुल्तान वाले समय को, जिसका इस बुक में जिक्र हुआ है, उस समय को, उस पॉलिटिकल इवेंट्स को, उसको शेप अप करा। उसके साथ साथ विक्रम ने पहला, क्योंकि बुक का काफ़ी पार्ट टीपू के पिता पर केंद्रित है, जो उनके फादर थे हैदर अली, कैसा उनका शासन रहा था, उन्होंने उसको भी काफ़ी डेप्थ में कवर करा है। उस समय ने ही एक तरह से भूमिका बांधी टीपू के शासन के लिए। वो फादर और सन के बीच कॉन्ट्रास्ट को बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि किस तरह से एक डिफरेंट नेचर लोग थे, किस तरह का उनका शासन था, किस तरह का उनका डील करने का तरीका था विद आर्मी एंड ऑल। इसके साथ साथ कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में कि क्या वो वास्तव में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे, क्या वो कम्युनल थे या सेकुलर थे। और विक्रम यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि वो टीपू को एक सेकुलर रूलर के तौर पर नहीं देखते। उन्होंने काफ़ी एविडेंसेस दी हैं जिससे ये साफ दिखता है कि वो माइनॉरिटीज़ के या हिंदुओं के अगेंस्ट थे। उन्होंने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स दी हैं जहाँ से आपको ये लगेगा। हालांकि इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस भी हों जिनका विक्रम खुद चर्चा करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो टीपू सुल्तान को एक बहुत
पॉजिटिव फिगर के तौर पर नहीं देखते हैं। दोस्तों बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल्ड किताब है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इसको पढ़िए। और आज यहाँ मेरे कई रीडर्स ने मेरे से कहा था कि इसका मैं फुल डिटेल्ड रिव्यू कब लाऊंगा, तो वो भी कुछ ही दिनों में आएगा मेरे चैनल पर। बट बहरहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से भी ये कहूँगा कि मेरे को निजी तौर पर ये बुक बहुत पसंद आई। विक्रम ने बहुत डिटेल में टीपू सुल्तान के समय को एक्सप्लेन करा है, तो जो भी हिस्ट्री बफ्स हैं उनको ये बुक मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगली बुक है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत बाय एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी। एम्बेसडर सिन्हा भारत के डिप्लोमेट, भारत के एम्बेसडर रहे थे ग्रीस में, और ये उनकी सेकंड बुक है, उन्होंने लिखी है तिब्बत पर। जब ये बुक मैंने ली थी अपने हाथ में, मुझे तिब्बत के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि तिब्बत का कितना बड़ा रोल रहा है भारत और चाइना के संबंधों की। जब हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास में कितना बड़ा रोल रहा है, इसके साथ साथ ही जियो पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो तिब्बत को एज अ कंट्री मैंने एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया जब मैंने बुक पढ़ी, और दिलीप सिन्हा जी ने बहुत ही डिटेल में तिब्बत के इतिहास को समझा है, समझाया है, किस तरह से भारत का क्या लिंक रहा है तिब्बत से। और इसके साथ साथ अगर हम पुराने इतिहास के पिछले 50-60 साल 100 साल की बात करें तो कैसे तिब्बत भी एक वो कंट्री है जो ग्रेट गेम का शिकार हुआ जी, जो स्ट्रगल रहा बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया फॉर वर्ल्ड सुप्रीमेसी। किस तरह से एक वो कॉलोनियल पावर्स का शिकार रही वो कंट्री, और जैसे कि सब जानते हैं तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया हुआ है, और किस तरह से तिब्बत को एक कंट्री के तौर पर कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया। और उसमें दुर्भाग्य वो कहते हैं कि कुछ हद तक भारत की भी गलती रही, क्योंकि जब यह मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया तो भारत ने एक तरह से तिब्बत का साथ नहीं दिया। तो तिब्बत को इतनी डिटेल में समझना और उसको उस एंगल से समझाना कि क्या रोल रहा है भारत और विश्व के इतिहास में, कहूँगा एक बहुत ही सराहनीय कदम है और एक बहुत ही उम्दा किताब एम्बेसडर सिन्हा ने लिखी है। और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट करने का भी मुझे सौभाग्य मिला था, और मैंने जब निजी तौर पर उनसे बात करी तो आई वॉज इन ऑफ हिज नॉलेज कि एक दूसरी कंट्री के बारे में उन्होंने इतनी डिटेल में उस बुक को समझा है और लोगों के सामने तिब्बत के इतिहास को रखा है, तिब्बत की प्रॉब्लम्स को रखा है, और किस तरह से वो कंट्री एक इंपीरियलिस्टिक पावर्स का शिकार हुई वो रखा है। तो इस साल की, जैसा मैंने कहा, मेरी सबसे फेवरेट बुक्स में से एक रही है द इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत। विश्वशास्त्र बाय ध्रुव जयशंकर। जी हाँ, ध्रुव जयशंकर ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन वाशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बुक लिखी है और विश्वशास्त्र। दोस्तों ये बुक है भारत की डिप्लोमेसी पर, और किस तरह से भारत की डिप्लोमेसी का आप कह सकते हैं एक पूरा इतिहास ध्रुव ने आपके सामने रखा है कि किस तरह से भारत का डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी रही इन लाइट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो वो बात करते हैं, इनफैक्ट पहले चैप्टर में बात करते हैं भारत के ही इतिहास की, तो उन्होंने हिस्ट्री की बहुत डेप्थ तक बात करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके साथ साथ जो आते हैं 1947 से कि किस तरह से भारत बदला विश्व के साथ, कैसे कैसे अलग अलग डिप्लोमेटिक स्तर पर जो जो चेंजेस हुए, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल चेंजेस सामने आए और कैसे भारत ने रिस्पॉन्ड करा। भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई थी, क्या भारत वास्तव में नॉन अलाइंड रहा या नहीं रहा। भारत ने अपना रोल, आप जहाँ देखेंगे कि भारत ने अपना रोल बखूबी निभाया बहुत सी कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए, तो भारत को एक तरह से पूरी तरह से नॉन अलाइंड कहना गलत होगा। इसके साथ कैसे कैसे इवेंट्स ने भारत को चेंज करा, कब का आपने देखा कि वेस्टर्न पावर्स ने फोर्स करा अपनी विल भारत और ऐसी और कंट्रीज़ पर जो उस टाइम रिलेटिवली कमज़ोर थी। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है वो की है कि ध्रुव की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट डिप्लोमेसी, अबाउट जियो पॉलिटिक्स, वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने बहुत से इवेंट्स को बहुत डिटेल में इस बुक में कवर करा है। ऐसे बहुत से इवेंट्स रहे हैं जियो पॉलिटिकल स्तर पर जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये इवेंट्स भी हुए थे, और कैसे इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी उस हिसाब से शेप अप हुई। और ध्रुव हालांकि एक बहुत पॉलिटिकल न्यूट्रल टोन में उन्होंने बुक को लिखा है, लेकिन जहाँ कहीं उन्होंने किसी लीडरशिप की, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, उनको लीडरशिप को गलत लगाया, तो ध्रुव ने बहुत ब्लंटली वहाँ बोला भी है कि कहीं ना कहीं भारत के तौर एंड पर भी ये गलतियाँ हुई। तो यदि आप जियो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और आप देखते हैं कि कैसे भारत शेप हुआ है और कैसे भारत का रोल रहेगा आने वाले समय में इस विश्व में, मैं इस बुक को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। दोस्तों लास्ट बुक है गुनाहों का देवता व धर्मवीर भारती। जी हाँ, धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक जाने माने साहित्यकार रहे हैं, दुर्भाग्यवश अब वो हमारे बीच नहीं हैं, और ये बुक बहुत दशकों पहले लिखी गई थी, गुनाहों का देवता। ये बुक है प्लेटोनिक लव पर। जी हाँ, बुक के मुख्य पात्र चंदर और सुधा के द्वारा उन्होंने दिखाया है कि क्या है प्लेटोनिक लव। ये दो
उन लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते, और ये प्यार जो है वो मिलता नहीं। जी हाँ, जो सुधा है उनकी शादी हो जाती है और कई कारणों से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, जैसे मुख्य कारण कहीं ना कहीं क्योंकि चंदा जो एक बहुत ही आप कह सकते हैं गरीब फैमिली से हैं और सुधा एक अमीर पिता की औलाद हैं। और किस तरह से प्लेटोनिक लव वो जो एक रिश्ता है जो ना होते हुए भी चलता है, जो अपनी मजबूरियों और बंधनों में रहकर वो प्यार निभता है। और बहुत ही खूबसूरती से एक ऐसे मैच्योर टॉपिक को धर्मवीर जी ने हैंडल करा है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसे टॉपिक पर लिखते वक्त ये नावल जब उन्होंने लिखा था उनकी उम्र महज 23 या 24 वर्ष थी। तो मैंने हिंदी साहित्य जितना पढ़ा है प्रेमचंद जी के बाद मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बेहतरीन, अगर मैंने कोई नावल पढ़ा हो तो मैं डेफिनेटली इसको दूंगा। तो जो हिंदी साहित्य में या किसी भी तरह के अच्छे साहित्य में रुचि रखते हैं, मैं इस बुक को बहुत बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी 11 सबसे फेवरेट बुक्स ऑफ दिस ईयर। यदि आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी अगर आपकी फेवरेट बुक्स कोई रही है साल की तो उसको शेयर कीजिए। और बिफोर आई लीव, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2025। थैंक यू।